प्रस्तुत है कृष्ण चंद्र जी द्वारा लिखी कहानी आधे घंटे का खुदा। वो आदमी उसका पीछा कर रहे थे। इतनी बुलंदी से वो दोनों नीचे सपाट खेतों में चलते हुए दो छोटे से खिलौनों की तरह नजर आ रहे थे। दोनों के कंधों पर तीलियों की तरह बारीक राइफलें रखी नजर आ रही थीं। यकीनन उनका इरादा उसे जान से मार देने का था, मगर वो लोग अभी इससे बहुत दूर थे। निगाह की सीध में उसने नीचे की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में अंदाजा किया, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ तक इन दोनों की पहुँच में 4 घंटे लगेंगे। तब तक उसने पूर्व उम्मीद निगाह से घूमकर अपने ऊपर पहाड़ की चोटी को देखा। सारदू पहाड़ की 12,000 फुट ऊंची चोटी इससे अब सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर थी। एक दफ़ा वो चोटी पर पहुंच जाए फिर दोनों के हाथ न आ सकेगा। सारदू पहाड़ की दूसरी तरफ कड़ियाली का घना जंगल था, जो उसका देखा भाला था, जिसके चप्पे चप्पे से वो उतनी ही आगाही रखता था जितना उस जंगल का कोई जंगली जानवर रख सकता है। उस जंगल के खुफिया रास्ते, जानवरों के भट्टे, पानी पीने के मुकाम सब उसे मालूम थे। अगर एक दफ़ा वो सारदू पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया तो फिर अपना पीछा करने वालों के हाथ न आ सकेगा। जब वो चोटी पर पहुंच जाएगा तो उसे दूसरी तरफ के सरसब्ज ढलवानों पर गड़ियाली का जंगल दिखाई देगा और जंगल से परे सरहद का पुल, जिसे डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया गया था। गिरे हुए पुल के उस पार उसका अपना देश था। एक बार वो चोटी पर पहुंच जाए फिर उसे नीचे ढलवान के घरे जंगल को तय करने में देर नहीं लगेगी। अगर पुल नहीं है तो क्या हुआ, वो बहुत उम्दा तैराक है। वो गड़ियाली नदी उबूर करके अपने देश पहुंच जाएगा और चोटी तक पहुंचने में उसे सिर्फ 1 घंटा लगेगा। और वो दोनों उसके दुश्मन अभी उससे 4 घंटे की मुसाफत के फासले पर थे। नहीं, वो उसे नहीं पकड़ सकते। वो जवान है, मजबूत है और 4 घंटे उनसे पहले चला है। वो उसे नहीं पकड़ सकते। वो अभी इस चट्टान पर 15-20 मिनट बैठकर दम ले सकता है और दूर नीचे खेतों से गुजरते हुए घाटियों की तरफ आने वाले उन दोनों आदमियों को बड़े इत्मीनान से देख सकता है, जो उसकी जान लेने के लिए आ रहे हैं। वो मुस्कुरा भी सकता है, क्योंकि वो उनसे बहुत दूर है। यकीनन उन्होंने उसे देख लिया है, क्योंकि नीचे के खेतों से चोटी तक इस तरफ पहाड़ जिसके ऊपर वो चल रहा है बिल्कुल नंगा है। बस छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, सिनहते की और लालटीना की, जिनमें आदमी छुप भी नहीं सकता, और जमीन से लगी हुई पतली छतरी घास है और नीची नीची स्याह चट्टानें, रात की बारिश से भीगी हुई और पुरानी काली फैसलवा। उस पुरानी काली से बंद पानी की बंद बूंदों की बू आती है और भुरभुरी मिट्टी पर कदम फिसलते हैं। उसे बहुत होशियारी से आगे का फासला तय करना होगा। अभी तो उसने फासले को तय करने के लिए जो आधे घंटे में वह आसानी तय हो सकता है, 1 घंटा रखा है। बस उसे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि वो नीचे के गांव से भागते वक्त क्यों अपनी राइफल साथ न ला सका। भागते वक्त उसने राइफल वहीं छोड़ दी। ये एक नाकाबिल आमाफी हादिसा था, मगर अब क्या किया जा सकता था। अगर उसके पास इस वक्त अपनी राइफल होती तो वो दोनों नीचे से आने वाले इस कदर बेखौफी से उसका पीछा नहीं कर सकते थे। वो आसानी से किसी चट्टान की ओट में दुबककर किसी मुनासिब जगह पर उनका इंतजार कर सकता था और अपनी राइफल की रेंज में आते देखकर उन दोनों को गोली का निशाना बना सकता था। मगर वो क्या करे, उस वक्त वो बिल्कुल निहत्था है और अब हर लहजा उसकी ये कोशिश होगी कि वो उनकी बंदूक की मार से आगे चलता रहे। उसने तवक्कुफ करने वालों के पीछे भी दूर तक खेतों को देखा और खेतों से परे से अलूचे और खुबानियों के दरख्तों पर गड़े मोगरे के गांव को देखा। एक लम्हा के लिए उसके दिल के अंदर उदासी की एक गहरी सुर्ख लकीर खिंचती चली गई, उस खंजर की बारीक और तेज धार की तरह जिसका फल उस वक्त मोगरी के दिल में पेवस्त था। मोगरी जो सिया के फूलों की तरह खूबसूरत थी। कासिर के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो मोगरी की जान ले ले। चमकती हुई गहरी स्याह आंखों वाली मोगरी, अंगारों की तरह दहकते हुए होंठों वाली 19 बरस की मोगरी। वो जब हंसती थी तो ऐसा लगता था
गोया सिया की डालियों से फूल झड़ रहे हैं। ऐसी महकती हुई सफ़ेद हंसी उसने किसी दूसरी लड़की के पास न देखी थी। हंसी जो सिया की फूलों की याद दिलाए या अचानक पर खोल पर हवा में कबूतरी की तरह उड़ जाए और वो जरा से खुले जरा इसे बंद अंगारों की तरह दहकते हुए शरीर होंठ, उन होठों पर जब वो अपने होंठ रख देता था तो उसे ऐसा एहसास होता था जैसे उसके खून के बहाव में चिंगारियां सी उड़ती चली जा रही हैं, जैसे जज्बा पिघलकर खून और खून पिघलकर शोला और शोला पिघलकर भूसा बन गया हो और वो पूरी तरह मोगरे के चेहरे पर झुक जाता था, इतने जोर से कि मोगरे की सांस उसके सीने में रुकने लगती और वो अपने छोटे छोटे हाथों से उसके मुंह पर तमाचे मारकर ही अपना चेहरा उसके चेहरे से अलग कर सकती थी। तुम पागल जानवर हो क्या कासिर, वो हाँफती हुई कहती, और तुम आग हो, वो खुद अपने जज्बे की शिद्दत से डरकर जरा पीछे हटता हुआ कहता। मेरे गांव में कोई नहीं जानता कि मैं एक दुश्मन के बेटे से प्यार करती हूँ। मेरे सिपाहियों में से कोई नहीं जानता कि मैं गड़ियाली के जंगल में रोज किसी से मिलने जाता हूँ। वो दोनों गड़ियाली के जंगल में जीप के किसी कच्चे रास्ते पर बैठ जाते, देवदार के एक टूटे हुए तने पर पीछे जीप खड़ी होती, सामने एक छोटी सी ढलवान की गहरी और लबीज घास, कोई चश्मा तकरीबन बेआवाज होकर बहता था। जंगली फलों पर पानी के कतरे गिरकर सो जाते और चारों तरफ बड़े बड़े सतूनों की तरह ऊंचे ऊंचे दीवार और उनके घने छतनारों में से सब्जी माइल रोशनी दूर ऊंचे लटके हुए फानूसों की तरह छन छन कर आती होती। कासिर को ऐसा महसूस होता गोया वो किसी मुगल बादशाह की दीवाने खास में बेइजाजत आ निकला है। यहाँ आकर वो दोनों कई मिनट तक जंगल के गहरे सन्नाटे में खो जाते और आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों में बातें करने लगते। कभी ऐसा लगता जैसे सारा जंगल चुप है, कभी ऐसा लगता जैसे सारा जंगल उनके इर्द गिर्द सरगोशियों में बातें कर रहा है। मोगरी इलाका गैर के गांव में एक टोकरी में फल उठाए हुए गड़ियाली के पुल तक आती थी, जो कासिर और उसके सिपाहियों की अमलदारी में था। सिया नाशपाती, केले, आलू और बही के मन उदे अंगूरों के गुच्छे या सिर्फ अखरोट और मकई के भुट्टे और वो छोटी छोटी खुश रंग खुबानियाँ जिन्हें देखकर सुनहरी अशरफियों का धोखा होता है। और मोगरी इतनी खूबसूरत थी कि पुल की हिफाजत करने वाले सिपाही चंद मिनटों में उसकी टोकरी खाली कर देते थे। सबसे आखिर में कासिर आता और जब कासिर मोगरी के नज़दीक आता तो सब सिपाही हट जाते थे क्योंकि वो जानते थे। लेकिन जिस दिन मोगरी की मुखबिरी पर इलाका गैर के गांव वालों ने गड़ियाली का पुल, जो उसकी तहवील में था, डायनामाइट से उड़ा दिया, उसी दिन उसे सतीत धचका सा लगा जैसे उसके दिल के अंदर भी कोई पुल था जो डायनामाइट से पुर्जे पुर्जे हो गया था। और वो बाहर का पुल तो कभी न कभी फिर बन जाएगा, लेकिन अंदर का पुल कौन बना सकेगा फिर से। इसलिए वो वहजत जदा सा होकर पुल के टुकड़ों को इन गहरे पानियों में जाता हुआ देखता रहा, जहाँ लतीफ़ से लतीफ़ जहजे भी बारी पत्थर बनकर ऐसे डूब जाते हैं कि फिर कभी भी नहीं उभर सकते। वो रोना चाहता था मगर उसकी आंखों में आंसू न आ सके, और वो मोगरी को गाली देना चाहता था मगर उसकी ज़बान पर अल्फाज न आ सके। वो जानता था कि हर सिपाही की निगाह उस पर है। वो निगाह बज़ाहिर कुछ नहीं कहती, लेकिन खामोश लहजे में शिकायत करती हुई मालूम होती है। जब वो उन निगाहों की ताब ना ला सका तो अपनी राइफल लेकर गड़ियाली नदी में कूद पड़ा। वो उसके सिपाही भौचक्के होकर उसकी तरफ देखते रह गए। वो नदी पार करके गड़ियाली के जंगल में घुस गए। कई दिन तक वो अकेला भूखा प्यासा उस जंगल में घूमता रहा और वो उन तमाम जंगलों पर गया जहाँ पर वो मोगरी के साथ गया था, और उन जगहों पर जाकर उसने उन तमाम जज्बों को भुलाना चाहा जिन्होंने मोगरी की मौजूदगी में उसके लिए धुंधली धुंधली सफाचार तामीर किए थे। कई बार वो मोगरी की अदम मौजूदगी में भी यहाँ आया था, तो भी उसे
हर जगह मोगरे की अदम मौजूदगी में भी उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ था। वो पेड़ का तना जहाँ मोगरी बैठी थी उसके गिर्द एक हाला सा खिंचा मालूम होता था। मोगरी न थी, फिर भी गोया झरने की पानियों में उसकी आवाज़ की रवानी घुल गई थी। हर फूल में उसके बालों की महक थी और वो ज़मीन जहाँ पर वो बैठते थे वहाँ से मोगरे के जिस्म की सौंधी सौंधी महक आती थी। मगर आज वहाँ कुछ न था। जज्बों के सफक जार छट गए थे। पेड़ का तना महज पेड़ का तना था और पानी का झरना पानी के झरने की तरह बह रहा था। हर चीज़ अनजानी और अजनबी और उससे अलग अलग खड़ी थी। वो चीख मारकर सारे जंगल को जगह देना चाहता था, मगर उसका हलक बार बार घट रहा था। उसके सारे एहसासात पर एक छुंद सी छाई हुई थी। जंगल में बेसमत घूमते घूमते कई बार उसे ख्याल आया कि अगर वो इस धुंध को अपने नाखूनों से चीर दे तो शायद अंदर से मोगरी को जिंदा और असली चेहरा सही और सलामत निकल आएगा। वो मोगरी जिसे वो अपने दिल से पहचानता था, मगर छुंद किसी तरह न छटी और गहरी होती गई। जंगल में उसका दम घुटने लगा। पेड़ों का घेरा उसके लिए तंग होने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे चारों तरफ से जंगल के पेड़ झुककर उस पर गिरने वाले हैं। फिर वो घबरा कर जंगल से बाहर भाग निकला और गड़ेयाली का जंगल तय करके वो सारदू पहाड़ की बर्फीली चोटी के किसी दूसरी तरफ उतर गया जहाँ मोगरी का गांव था। कई दिनों तक वो वेश बदले हुए टोहे लेता रहा। किसी को इस पर सुबह न हुआ क्योंकि उसकी शक्ल और सूरत ऐसी थी जैसे इलाके के लोगों की होती है। उसके कपड़े भी फटे हुए थे और वो उनकी ज़बान बखूबी बोल सकता था, इसलिए किसी को उस पर सुबह न हुआ। और वो एक दिन मौका देखकर आधी रात को मोगरी के घर के उस कमरे में घुस गया जहाँ मोगरी सो रही थी। मोगरी कमरे में अकेली सो रही थी। उसने आहट किए बगैर कुंडी अंदर से चढ़ा दी, राइफल कंधे से उतारकर एक कोने में रख दी और आहिस्ता आहिस्ता दुबककर वो मोगरी के बिस्तर के करीब चला गया। करीब जाकर उसने अपना खंजर निकाल लिया। वो खंजर हाथ में लिए देर तक खड़ा रहा और मोगरी की सांसों पर की सुकून आवाज़ सुनता रहा। चारों तरफ खूब अंधेरा था। वो मोगरी के चेहरे को नहीं देख सकता था। उसके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि वो एक बार माचिस जलाकर मोगरी का चेहरा देख ले, मगर बड़ी जांकाह काविश ने उसने एक अजीनत या ख्वाहिश को अपने दिल में रोक लिया। देर तक वो खंजर लिए जो ही खड़ा रहा और मोगरी की सांसों के इस बेआवाज़ झरने को सुनता रहा जो अब उसके दिल की तरफ बह रहा था। वो हौले हौले मोगरी के चेहरे पर झुक गया, बस एक अलविदाई बोसा और फिर खंजर। मगर झुकते झुकते उसके सांस की रफ्तार तेज होती गई। उसके दिमाग में सनसनाती हुई गूंजों सी चारों तरफ फैलने लगी और उसने अपने जलते हुए कांपते हुए होंठ मोगरी के होंठों पर रख दिए। मोगरी के सारे जिस्म में इर्तियाज सा पैदा हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे मोगरी चीख मारने को है, मगर उसने ऐसी मजबूती से अपने होंठों को मोगरी के होंठों से मिला रखा था कि चीख मारने का सवाल ही न पैदा होता था। पहले तो मोगरी का सारा जिस्म बर्फ की तरह सर्द होने लगा और हमेशा यूं ही होता था। उसे इससे बेशतर के बहुत से रंगीन और खूबसूरत लम्हे याद आए जब मोगरी प्यार करते करते यकलख्त उसके बाजुओं में सर्द पड़ जाती थी और फिर लम्हों तक उसकी यही कैफियत रहती थी जैसे वो दिल और जान से उसकी मुजाहमत कर रही हो। फिर हौले हौले उसकी बोसों की आँच से उसका सारा जिस्म गर्म होने लगता। हौले हौले गोया बर्फ पिघलने लगती और बदन में अंगड़ाइयाँ और फिर उकेरियाँ जागने लगती और गर्म गर्म सांस आँच की तरह पिघलने लगता और वो बेइख्तियार होकर कासिर से लिपट जाती और अपने बाजू उसकी गर्दन में हमायल कर देती। मोगरी के दिल के अंदर गालिबन मोहब्बत और नफ़रत का हर आन बदलता हुआ मीजनिया सा चलता रहता था। अपना दुश्मन समझकर वो उससे नफ़रत करती थी,
अपना महबूब समझकर उससे मोहब्बत करती थी और कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। इस वक्त भी यही हुआ। मोगरी का सत पड़ता हुआ खौफजदा और अपने आप में अकेला जिस्म धीरे धीरे लौ देने लगा, जैसे अंग अंग से रोशनी फूट निकले। ऐसी रोशनी जिसे आंखें नहीं देख सकती, सिर्फ हाथ महसूस कर सकते हैं। मोगरी ने यकीनन उस बोसे को पहचान लिया था। खूबसूरत और पुरखतर जिंदगी बसर करने वाली औरत की जिंदगी में बहुत से बोसे आते हैं, दीमक की तरह चाट जाने वाले बोसे और जोंक की तरह चिमट जाने वाले बोसे, रूखे सूखे पापड़ नुमा बोसे और ऐसे लिजलिजे और गंदे बोसे गोया होंठों पर कीड़े चल रहे हों। शर्माए हुए सहमे हुए बोसे और खौफजदा कमजोर और बीमार बोसे और सेहतमंद और शरीर बोसे। मोगरी ऐसी खूबसूरत औरतों को हर किस्म के बोसों से वास्ता पड़ता था, मगर वो ये जानती थी कि उनमें से कौन सा बोसा ऐसा होता है जो दिल पर दस्तक देता है। सिर्फ उसी दस्तक के जवाब में वो बोसे को जवाब में बोसा देती है, वरना सिर्फ होंठ पेश करती है। मगर इस बार मोगरी सिर्फ चंद लम्हों के लिए बर्फ की तरह ठिठुरी रही। फिर उसने अपने ऊपर झुके हुए होंठों के लम्स को पहचान लिया और पहचान कर भी वो चंद लम्हों के लिए वह सब जदा और ठिठुरी सी रही, मगर हौले हौले उसकी मुगायरत दूर होती गई। आधी रात के नीम गर्म अंधेरे में किसी गैर मुत्तबे सी से उसकी सारी रूह कांप उठी और वो खुद से कासिर की बाहों में आ गई और इस तरह आई जैसे अब तक कभी ना आई थी। कासिर ने महसूस किया जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो और जमीन लंबे लंबे सांस लेकर हाँफने लगी। एक शोला सा था जो बर्फ की पहनाई में डूब रहा था। बर्फ की टूटती हुई टुकड़ियाँ, गुलाब की बिखरी हुई पत्तियाँ, सिसक सिसक कर सुलगता हुआ संगीत, जिस्म के हिसार को तोड़ने की काबिज में उफ्ता और खींचा। यकायक हिसार टूट गया, मछलियाँ तूफान में बह गईं, बहुत सारे चिराग एकदम गुल हो गए। फिर सारे एहसास नीम गनूदगी की सब्ज झील में खो गए। जब वो जागा तो इसी तरह को अंधेरा छाया हुआ था और मोगरी उसकी बाहों में बेखबर सो रही थी। जाने उस बेखबरी में कब कासिर ने खुद अपने हाथ का खंजर अपने पहलू में रख लिया था। उसने पहलू बदल कर आहिस्ते से खंजर निकाला। आहिस्ते से मोगरी नींद में कसमसाई। झुके हुए कासिर को मोगरी का हाथ अपनी पीठ पर महसूस हुआ, थपकता हुआ, नींद की तरगीब देता हुआ, बेशतर इसके कि वो फिर अपने जज्बात के धारे में बह जाए। उसने एक ही झटके से पूरा खंजर हत्थी तक मोगरी के दिल में उतार दिया। मोगरी चीख भी ना सकी। हौले हौले उसका कांपता हुआ जिस्म ठंडा होता गया, मगर कासिर ने मोगरी को बहुत देर तक अपने जिस्म से अलग नहीं किया। हौले हौले कासिर के जिस्म ने मोगरी के मरते हुए जिस्म के हर इर्तियास को अपने अंदर जब्ज कर लिया और जब मोगरी का जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया तो उसने मोगरी के जिस्म को अपने जिस्म से अलग कर दिया। इस ठंडे होठों को फिर इस तरह बूसा दिया जैसे वो किसी कब्र को बूसा दे रहा हो। फिर कुंडी खोलकर बाहर आंगन में आया और तेज तेज कदमों से चलते हुए वो आंगन की दीवार फलांग एक अहमक की तरह सरपट भागने लगा, क्योंकि अब उसके दिमाग की हर रग और नस तांबे के तारों की तरह झंझना रही थी और जिस्म के रोए रोए में खतरे की घंटियाँ बज रही थीं। ये उसकी खुशनसीबी थी कि सारा गांव नींद में डूबा हुआ सो रहा था। किसी ने उसके जिस्म में बजती हुई खतरे की घंटियों की पुरशोर सदा को नहीं सुना और वो खेतों से निकलकर सारदू पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने लगा। सुबह जब मोगरी के भाइयों ने मोगरी की लाश देखी और दीवार से लगी हुई राइफल को पहचाना तो उसका तवाकुब किया, मगर अब तक उसे 4 घंटे का स्टार्ट मिल चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।